नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा टॉपिक वायरोलॉजी में अगले स्टेप पे हम चलते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि हमारा लैब, क्योंकि हमारा फील्ड है ना। तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ वायरल डिसीज कहने के लिए तो इसमें अगर एक एक टॉपिक को हम समझने जाएं तो बहुत लंबा एक क्लास आपका हो जाएगा, है ना। तो हम शॉर्ट में समझेंगे कि किस तरीके से हम वायरस को आइडेंटिफाई करते हैं अपने लेबोरेटरीज़ के अंदर, है ना। जैसे कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का अगर आपको आइडेंटिफिकेशन करना है तो किस तरीके से करते हैं वो सारा कुछ हम समझ चुके हैं ऑलरेडी। समझ आ रहा है। तो सैंपल लेते हैं, सैंपल के बाद उसका हम कल्चर कर देते हैं। अलग अलग प्रोसीजर होता है। कल्चर के बाद उसको आप स्लाइड बनाते हो, स्लाइड प्रिपेयर करते हो, स्टेनिंग करते हो, है ना। और उसकी मॉर्फोलॉजी को आप देखते हो कि कौन सा बैक्टीरिया उसमें है, या फिर फर्दर आप ब्लड से भी टेस्ट कर सकते हो। डिपेंड्स करता है स्पेसिमेन सैंपल आपका कौन सा है ना। और डिपेंड भी करता है कि आपका बैक्टीरिया किस टाइप का है, कहाँ इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप सैंपल लेते हो। समझ आ रहा है। और प्रोसीजर भी अलग अलग होता है। अगर आप डायरेक्ट आप डीएनए या न्यूक्लिक एसिड को आपको आइडेंटिफाई करना है डीएनए आरएनए बेस पे, तो आप पॉलीमराइज चेन रिएक्शन आप देखते होगे, या न्यूक्लिक एसिड टेस्ट, जैसे ट्यूबरकुलोसिस का ही देख लो यार आप, है ना। तो सीबी नेट का टेस्ट आप परफॉर्म करते हो। तो इस तरीके से आप बहुत सारे जैसे एंटीबॉडीज डिटेक्ट करना है, एंटीजन डिटेक्ट करना है, वो भी आप करते हैं ना। तो उसी तरीके से जैसे बैक्टीरिया को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसी तरीके से वायरस को आइडेंटिफाई करने का थोड़ा सा सिस्टम अलग है। कैसे सिस्टम अलग है, देखो। पहली चीज़ तो आप इसको क्या है, आर्टिफिशियल जो भी कल्चर मीडिया आते हैं बैक्टीरिया का, उसमें आप इसको क्या नहीं कर सकते हो, आइसोलेशन या ग्रो आप नहीं कर सकते हो। सिंपल है। तो वायरस के लिए सबसे कॉम्प्लिकेशन बात तो यही है कि आप इसको आर्टिफिशियल जो भी कल्चर मीडिया है, साधारण जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, आप चाहो कि वायरस को हम उसके अंदर ग्रो करा लें और फिर स्लाइड बना के इसको हम माइक्रोस्कोपी कर लें, तो ऐसा कोई सिस्टम इसके अंदर नहीं है ना। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कि भाई वायरस को आखिर हम डिटेक्ट कैसे करें। तो उसके लिए बहुत सारे हमारे पास पॉइंट्स आएंगे जो कि हम समझते हुए चलेंगे। और एग्ज़ाम के हिसाब से जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम है, ध्यान से सुनना आप, है ना। तो जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम है या फिर आपके बीएमएलटी डीएमएलटी में जो भी आप एग्ज़ाम देते हो, वहाँ पर ये काम आएंगे आपके। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ध्यान से इस टॉपिक को आप समझते हुए चलना। नोट्स अगर बनाना है तो आप बना सकते हो। तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस देखो, सबसे पहले तो डायग्नोसिस हम करते क्यों हैं, ये आपके पॉइंट्स में आ सकते हैं, है ना। तो आपके ABCD पॉइंट जो आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स, उसमें ये आपको देखने को मिल सकता है। कौन कौन से पर्पस हो सकते हैं। एंटीवायरल ड्रग, है ना। तो पहला तो है एंटीवायरल ड्रग, अगर आपको है ज़रूरत तो आप लेबोरेटरी डायग्नोसिस करोगे कि कौन सा वायरस है, पहले तो आपको पता होना चाहिए ना, तभी तो आप एंटीवायरल ड्रग दे सकते हो। सिस्टम समझ आ रहा है। उसके बाद अगला है स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड डोनर, HIV, हेपेटाइटिस C, समझ आ रहा है। ब्लड बैंक में तो हम करते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट, तो ये भी आपके कहाँ पर काम आता है, ब्लड बैंक के अंदर स्क्रीनिंग, है ना। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, इसलिए मैं इनको पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, ताकि कभी एग्जाम में अगर आपको इस तरीके से सवाल पूछ ले, हम वो भी समझते हुए चलेंगे कि वायरल डिसीज को लेबोरेटरी डायग्नोसिस करने की ज़रूरत हमें इनमें से हमारा पर्पस क्या है। ऐसे ऑब्जेक्शन आ सकते हैं ना, सवाल पूछा जा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव में आपके ये सारे ऑप्शन रहेंगे, एक होगा जो नहीं रह हो सकता है, या ऑल ऑफ एबो करके भी दे सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। सर्वेलेंस पर्पस, बिल्कुल उसके लिए भी हम करते हैं। आउटब्रेक हुआ है किसी एपिडेमिक इन्वेस्टिगेशन, तो उसके लिए भी हम करते हैं, जैसे अभी कोरोना, है ना। स्टार्ट पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, तो इसके लिए भी हम करते हैं। ये सारे के सारे पर्पस हैं जिसके कारण आप क्या है वायरल डिसीज का लेबोरेटरी डायग्नोसिस करोगे। तो ये तो हमारे पर्पस हो गए। अब अगला जो हमारा आता है लेबोरेटरी डायग्नोसिस के की स्टेप क्या क्या होते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ स्पेसिमेन सेलेक्शन और कलेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले भी मैंने बताया था कि वायरस इन्फेक्शन कहाँ कर रहा है ना, किस टाइप का वायरस है, बॉडी के किस हिस्से में उसने इन्फेक्शन कॉज किया है, समझ आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग फिर आप क्या है सैंपल का कलेक्शन करोगे। सिंपल है, दैट्स इट। ब्लड का है तो ब्लड में आपको मिलेगा वायरस, सिंपल है। यूरिन वाला जगह है या फिर फीसस वाला जगह है तो आपको वहाँ पर मिलेगा वायरस, क्लियर है। CSF वाला जगह है तो CSF में मिलेगा वायरस। उसी टिश्यूज़ को अगर अफेक्ट किया है तो टिश्यूज़ में आपको मिलेगा। तो ऐसे करके आपको सैंपल कलेक्शन कहाँ से लेना है ये आपको डिसाइड करना है कि वायरस के कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। तो वायरस आप एक एक वायरस जब आप पढ़ने जाओगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ भाई ये वायरस यहाँ पर बॉडी के ऑर्गन को इफेक्ट कर रहा है, बॉडी के किस जगह पे उसने इन्फेक्शन कॉज किया है, फिर आप सैंपल कलेक्शन करोगे उसका। सिंपल है, समझ में आ रहा है। अगला है स्पेसिमेन का ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज। अब आपने स्पेसिमेन तो ले लिया, जैसे कोरोना वायरस में आप क्या करते थे, थ्रॉट सैंपल लेते थे ना, नेजल भी लेते थे आप सैंपल, तो उसको क्या करते थे आप ट्रांसपोर्ट करते थे
लेबोरेटरीज़ में, है ना, RT-PCR टेस्ट के लिए। तो उसके लिए आप VTM वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया इस्तेमाल करते थे, है ना। तो उसमें आपको ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज स्पेसिमेन करना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद लेबोरेटरी एग्जामिनेशन, अब आपके पास सैंपल आ गया, है ना। अब उसका क्या करना है, आपको लेबोरेटरीज़ के अंदर एग्जामिनेशन करना है। अब कौन से मेथड से आप करोगे वो आपको डिसाइड करना है, सिंपल। इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग, उसका इंटरप्रिटेशन करोगे और रिपोर्टिंग आपको करना रहता है। तो ये की पॉइंट्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लेबोरेटरी डायग्नोसिस में, सारे के सारे। अब ये स्पेसिमेन कलेक्शन का गाइडलाइन जो है ये पूरा मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि लंबा क्लास हो जाएगा। ये आप एक बार देख लेना, आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, मैं कोशिश करूँगा वहाँ पर आपको दे दूँगा क्या क्या चीज़ें हैं जो कि सैंपल कलेक्शन में आपको ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है जो कि फॉलो करना है। SOP आप इसको बोल सकते हो। ये भी आपके एग्जामिनेशन बेस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ये ऐसे ही सवाल आते हैं, इनको फिर आप बोल देते हो कि सर कहाँ से सवाल पूछ लिए, ठीक है। स्पेसिमेन कलेक्शन के गाइडलाइन में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए वो आपको पूछा जा सकता है। तो अवॉइड कॉसिंग हार्म डिस्कम्फर्ट टू पेशेंट, है ना, कलेक्ट फ्रॉम अप्रोप्रिएट साइट। उसके बाद ऑब्टेंड स्पेसिमेन एट करेक्ट टाइम में आपको स्पेसिमेन को ऑब्टेंड करना है। उसके बाद अप्रोप्रिएट डिवाइस आपको इस्तेमाल करना है। ऑब्टेंड सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ स्पेसिमेन, क्वांटिटी सफिशिएंट होना चाहिए। स्पेसिमेन पीरियड स्टार्ट और इसमें लिखा है एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। उसके बाद लेबल करेक्टली, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है 7 पॉइंट, है ना। अगर आपने लेबल करेक्टली नहीं किया है किसी भी पेशेंट का तो वो आपको दिक्कत हो सकता है। अब टाइप ऑफ स्पेसिमेन देखो, टाइप ऑफ स्पेसिमेन में बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ब्लड फॉर वायरल कल्चर। आज थोड़ा सा लिखा हुआ चीज़ ज़्यादा हो रहा है, एक्सप्लेन वाली नहीं हो रही है, मैं समझ सकता हूँ, है ना, लेकिन बोर मत होइएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से, इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है नहीं, इसलिए आपको थोड़ा लग सकता है, लेकिन वीडियो आप कंप्लीट लेक्चर देखना, बहुत कुछ सीखने को आपको मिला। अभी तो स्टार्ट हुआ नहीं है। तो वायरल कल्चर ट्रांसपोर्ट, स्टेराइल ट्यूब, है ना, कंटेनिंग एंटीकोगुलेंट्स। उसके बाद रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर आपको 4 डिग्री अंटिल प्रोसेसिंग तक रखना है। ब्लड फॉर सीरोलॉजी, अगर सीरोलॉजी करना है तो उसके लिए आप ब्लड का सैंपल लोगे। सीरम शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द क्लॉट एज सुन एज पॉसिबल, है ना। ट्रांसपोर्ट द स्टेराइल ट्यूब, सीरम कैन बी स्टोर्ड आवर्स और डेज 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर वीक में करना है तो -20 डिग्री बिलो बिफोर टेस्टिंग, है ना। तो ये टेम्परेचर आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर 1 घंटे के अंदर आप करोगे, है ना, या 1-8 दिन के लिए तो 4 डिग्री सेल्सियस सफिशिएंट है। अगर बहुत महीने या हफ्तों तक करोगे तो -20 डिग्री आपको स्टोर करके रखना पड़ सकता है ना। तो ये सारे बातों को ध्यान देना है। और अदर कॉमन सैंपल जो है स्पेसिमेन क्या क्या हो सकते हैं, यूरिन हो सकता है ना, स्पूटम हो सकता है, स्टूल हो सकता है, CSF, पल्स, स्वैब, स्वैब के अंदर मैंने बात कर लिया था, थ्रोट स्वैब हो सकता है, नेजल स्वैब, है ना, OP स्वैब हो सकता है। उसके बाद NP स्वैब हो सकता है, ईयर स्वैब हो सकता है, आई स्वैब हो सकता है। उसके बाद हाई वेजाइनल स्वैब हो सकता है, सर्वाइकल स्वैब हो सकता है। ये फर्दर स्पेसिमेन और भी हो सकते हैं ब्लड के अलावा, है ना। तो ये भी मोस्ट कॉमन है सैंपल जो कि वायरोलॉजी में आपको इस्तेमाल करने को देखने को मिल सकता है। आगे अब हमारा स्टार्ट होता है भाई डायग्नोसिस ऑफ वायरल डिसीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो कैसे कैसे करोगे, ABCDE यहाँ पर आपको दिया हुआ है ना। 5 तरीके हैं आपको डायग्नोस करने के। पहला तरीका कौन सा है भाई, देखो माइक्रोस्कोपी, है ना। आप इसमें करोगे क्या, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, है ना, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, EM। उसके बाद कल्टीवेशन ऑफ वायरस, ये लंबा टॉपिक है, आप लोगों ने कॉलेज में भी पढ़ा होगा। कल्टीवेशन ऑफ वायरस में आप, है ना, एग इनोकुलेशन, सेल लाइन कल्चर, टिश्यू कल्चर, ये सारी चीज़ आप देखते होगे कल्टीवेशन ऑफ वायरस के अंदर। उसके बाद अगला है आपका एंटीजन डिटेक्शन। आपको क्या है, एंटीजन डिटेक्शन। सीरोलॉजी, एंटीबॉडीज़, है ना। तो या तो एंटीजन डिटेक्ट कर लो या तो एंटीबॉडीज डिटेक्ट कर लो, दो में से कोई एक चीज़ आप पकड़ लो, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा वायरस है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कौन सा है, मॉलिक्यूलर मेथड। माइक्रोस्कोपी में तो सिंपल है, आप क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कर लेते हो, और आपका साधारण माइक्रोस्कोपी, लाइट माइक्रोस्कोपी से भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, बशर्ते आपका कोई टिश्यू हो, है ना, और टिश्यू के अंदर कोई इंक्लूजन बॉडी हो। अगर कोई परिवर्तन आया है, अलग अलग वायरस के हिसाब से अलग अलग इंक्लूजन बॉडी डेवलप हो जाते हैं, वो आप आइडेंटिफाई साधारण माइक्रोस्कोप से भी कर सकते हो, टिश्यूज़ को स्टेन करके, तो वहाँ पर भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो वायरस को। तो वो आपके किस में आ जाएंगे, माइक्रोस्कोपी में, अभी हम देखेंगे। उसके बाद कल्टीवेशन ऑफ वायरस, मैंने बता दिया कि वायरस का सैंपल है, उसको आकर आपको आइसोलेशन करना है, कल्टीवेशन करना है। कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है, बहुत सारे वायरस उसमें से बनाना है ना, बहुत सारे वायरस। तो क्या करोगे, एग इनोकुलेशन कर दोगे। एनिमल भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन अब वो बैन हो चुका है ना, तो ज़्यादा उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो नहीं तो पहले माइस, चूहे वगैरह में जो है इनोकुलेट कर देते थे वायरस को, और फर्दर उसका टेस्ट परफॉर्म करते थे, समझ में आ रहा है। तो वो रिसर्च पर्पस पे इस्तेमाल किए जाते हैं मंकीज़ वगैरह में, तो वो कल्टीवेशन ऑफ वायरस के अंदर आ जाता है। उसके बाद एंटीजन डिटेक्शन, दो इंपॉर्टेंट चीज़ तो है ही, या तो फिर आप एंटीजन डिटेक्ट कर लो या तो एंटीबॉडीज डिटेक्ट कर लो, दो में से कोई चीज़।
तो वहाँ से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, सिंपल है। उसके बाद मॉलिक्यूलर मेथड, इसमें सीधे के सीधे आपका कौन सा आ जाता है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड बोले तो डीएनए या फिर आरएनए को ही पकड़ लो, है ना। तो डीएनए और आरएनए, न्यूक्लिक एसिड को आप पकड़ोगे तो बिल्कुल मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट अगर बोलेंगे, सेंसिटिविटी टेस्ट, तो आपका मॉलिक्यूलर मेथड होता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, बहुत खर्चीला होता है, इसीलिए नॉर्मली जो है मतलब बेसिक लेबोरेटरीज़ के अंदर ये मॉलिक्यूलर मेथड इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। अगर आप कोरोना वायरस की बात करोगे तो अभी तो रैपिड किट आ गए थे, है ना, और उसके बाद मॉलिक्यूलर मेथड से तो आपका चल ही रहा था आरटीपीसीआर टेस्ट। तो ऐसे आपके मॉलिक्यूलर मेथड में, क्योंकि ये एग्जैक्ट आपका डीएनए और आरएनए बेसिस पर होता है, तो एग्जैक्ट आपको रिजल्ट इसमें कन्फर्मेशन मिल जाता है ना। तो उस हिसाब से फिर आपका मॉलिक्यूलर मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इतने तरीके से आप क्या कर सकते हो, वायरस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब देखते हैं सबसे पहला माइक्रोस्कोपी। तो माइक्रोस्कोपी के अंदर ये आपसे पूछा जा सकता है कई बार एग्जाम में, है ना। तो माइक्रोस्कोपी के अंदर क्या क्या है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, उसके बाद इम्यूनो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, फिर डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसेंस, और उसके बाद लाइट माइक्रोस्कोपी। इतने माइक्रोस्कोपी के तरीके हैं जिनके आधार पर आप माइक्रोस्कोपी कर सकते हो, किसका, वायरस का। सबसे पहले अगर माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में आप क्या कर सकते हैं, जैसे पहले भी बताया था, ये साधारण माइक्रोस्कोपी से दिखाई नहीं देते हैं वायरस, है ना। बैक्टीरिया की तरह नहीं है कि आपने टीबी का बलगम का सैंपल लिया, उसको आपने स्टेनिंग किया, है ना, स्मीयर बना करके, और आपने माइक्रोस्कोपी में, साधारण माइक्रोस्कोपी में अपने ऑयल इमर्सन में दिख जाता है, तो रॉड शेप में पिंक कलर में इस तरीके से आप दिख जाते हैं, तो आप बोल देते हो कि भाई इसको टीबी का इन्फेक्शन है। तो इतना साधारण ये है नहीं वायरस। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में आप इसको देख सकते हो। तो डायरेक्ट विजुलाइज आप कर सकते हो वायरस को नेगेटिव स्टेनिंग के थ्रू, है ना। आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑफ वायरल मॉर्फोलॉजी, आपको वायरस की मॉर्फोलॉजी दिखाई देगा, ठीक है। डायरेक्ट डिटेक्शन आप वायरल को करोगे, जैसे कि वो रोटा वायरस हो गया, एचएवी वायरस, है ना, हेपेटाइटिस है, ए है, और उसके बाद ई है, ये फीसेस के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, ये फुल फॉर्म बहुत सारे आएंगे, तो एक बार आप पढ़ लो, बाकी मैं शॉर्ट में ही आपको बताऊंगा। जैसे एचएसवी हो गया, है ना, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, वीजेडबी, वर्सेला जूस्टर, एचपीवी, ह्यूमन पेपिलो वायरस, है ना, डिटेक्शन कर सकते हो। उसके बाद सीएमबी, साइटो मेगलो वायरस यूरिन के अंदर। उसके बाद सीएसएफ में आप एंटेरो वायरस को देख सकते हो। तो ये फर्दर वायरसेस हैं जिनको आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। कुछ वायरसेस के यहाँ पर मैं डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ, ये आप पहचान सकते हो कुछ वायरसेस के नाम, तो आप कमेंट्स कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर पहला आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, है ना, पहले डायग्राम में आप देखो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर, तो ये कौन सा वायरस है, रोटा वायरस, है ना। ये आपको रोटा वायरस का डायग्राम दिखाई दे रहा है। उसके बाद सेकेंड वाला अगर आप बता सकते हो तो बता सकते हो, सेकेंड वाला जो है आपका कौन सा है, एडिनो वायरस, है ना, ये आपका एडिनो वायरस का डायग्राम है। थर्ड देखो यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कैसे दिखाई देगा, ये एस्ट्रो वायरस है। कौन सा है, एस्ट्रो, है ना, एस्ट्रो वायरस, ये आपका एस्ट्रो वायरस। ये तो बता ही सकते हो आप, फोर्थ नंबर का जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको तो बता सकते हो यार, बहुत आसान है ना। बुलेट शेप का जो मैं पहले भी बता दिया था, रेबीज वायरस है ये, कौन सा, रेबीज वायरस, है ना। ये तो बहुत फेमस है, जिसके कारण लॉकडाउन लगा था, इसका तो आप बता ही सकते हो, पांचवा, है ना। ये आपका कौन सा है, कोरोना वायरस है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऐसे दिखाई देता है, बहुत मीडिया में आपको दिखाया गया था ये वायरस, ठीक है। उसके बाद ये कौन सा है, 6 नंबर पे, ये एबोला वायरस है। तो कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाया था, बाकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इस तरीके से वायरस को देखा जा सकता है। समझ में आ रहा है। तो अलग अलग स्ट्रक्चर, जैसे कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं कि किस तरीके से अलग अलग स्ट्रक्चर वायरसेस के हो सकते हैं, है ना। वो डिपेंड करता है सिमेट्री पे, वो हम आपको बता चुके हैं। स्पेसिमेन आर नेगेटिव स्टेन पोटेशियम फॉस्फोटंगस्टेट एंड स्कैंड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से आप कर सकते हो। सेफ वायरस की अगर हम बात करेंगे, अपीयरेंस, जैसे कि रेबीज की बात करते हो, बुलेट शेप दिखाई देता है, रोटा वायरस व्हील शेप का दिखाई देता है, कोरोना वायरस पीटल शेप्ड, है ना, आपको दिखाई देता है। उसके बाद एडिनो वायरस स्पेस व्हीकल के शेप का दिखाई देता है। तो ये शेप आप ऑब्जर्व कर सकते हो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर, सिंपल है। अब हम बात करते हैं इम्यूनो इलेक्ट्रॉन। इम्यूनो शब्द जुड़ जाता है जहाँ पर भी भाई एंटीबॉडीज़ की बात करेगा, किसकी, एंटीबॉडीज़ की बात। ये मोर सेंसिटिविटी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के, सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी इसका जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से इंप्रूव हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें ऐड हो जाता है स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़, है ना, टू द स्पेसिमेन ऑफ एग्रीगेट वायरस पार्टिकल्स विच कैन बी सेंट्रीफ्यूज्ड। सिंपल, समझ में आ रहा है। तो इसके टेक्निक अगर हम समझने चलेंगे, प्रोसेस, कभी हम एक एक प्रोसेस को समझने जाएंगे तो उसमें डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि भाई इम्यूनो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आखिर में करते कैसे हैं। समझ में आ रहा है। अभी केवल आप एग्जामिनेशन के बेस पे आप समझ लो, प्रैक्टिकल की बात करेंगे तो प्रैक्टिकली हम एक्सप्लेन करेंगे उसको। अगर एक एक प्रोसीजर को हम समझने जाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा 4-5 घंटे की क्लास हो जाएगी। समझ आ रहा है,
सेडिमेंट इज नेगेटिव स्टेन करोगे आप उसको और व्यूड करोगे किसमें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू। तो इसका पूरा प्रोसीजर अगर आपको समझना है तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक टेक्निक हो गया। उसके बाद डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसेंस, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसेंस नाम से स्पष्ट है, इम्यूनोफ्लोरोसेंस टेक्निक आपने माइक्रोस्कोपी भी पढ़ा होगा। फॉर डिटेक्शन ऑफ वायरल एंटीजन इन इन्फेक्टेड सेल, है ना, संक्रमित कोशिकाओं में जो वायरल एंटीजन का पता लगाने के लिए किया जाता है। फॉर डायग्नोसिस ऑफ रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा, है ना। उसके बाद HSV, उसके बाद VZV और स्किन लीजन्स HSV, रेबीज वायरस, कोरोनियल स्मीयर, ठीक है। और उसके बाद आपका CMV वायरस, ठीक। और उसके बाद एडिनो वायरस। तो ये सारे के सारे जो हैं इनको इस्तेमाल करने के लिए आपको कभी अगर पूछे तो डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेक्निक्स के द्वारा इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। ये सारे के सारे वायरसेस को आप क्या कर सकते हो, इसमें ऑब्जर्व कर सकते हो। ये एग्जाम्पल हो गए आपके। अगला है आपका 4th नंबर, लाइट माइक्रोस्कोपी। अब भाई लाइट माइक्रोस्कोपी से आपने पहले तो बोला था कि दिखाई नहीं देता है, तो इसमें आप कैसे देखोगे, देख सकते हैं बिल्कुल। डिटेक्ट हिस्टोलॉजिकल चेंजेस इन वायरस इन्फेक्टेड सेल। अब देखो जैसे ये कोई सेल है ना, इस सेल के अंदर आपका वायरस इंटर कर गया। अब जब ये वायरस इसके अंदर इंटर करेगा तो इस सेल के अंदर क्या है, कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, ऑब्वियसली चेंजेस देखने को मिलेगा। अगर वायरस है, कुछ हमला किया है दुश्मन ने, तो कुछ ना कुछ तो उसमें घमासान मचाएगा, है ना, तबाही तो मचाएगा। तो कुछ परिवर्तन इस सेल के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, तो उसको हम डायग्नोस करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी टिश्यू है बाहर आपने कट करके निकाला है, फिर उसका आप क्या करोगे, हिस्टोलॉजिकल आप स्मीयर स्लाइड बनाओगे, है ना, माइक्रोटोमी करके, और उसका स्लाइड आप बना सकते हो। और स्लाइड बना करके फर्दर आप उसको स्टेन करोगे, स्टेन करके फिर आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे अपीयरेंस ग्राउंड ग्लास न्यूक्लियाई, न्यूक्लिएटेड सेल्स, है ना, HSV और VZV वायरस में आपको देखने को मिलता है। फॉर्मेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक एंड न्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडीज, एग्जांपल नेगरी बॉडीज और रेबीज, है ना। रेबीज के अंदर जो है नेगरी बॉडीज आपको देखने को मिलता है, इंक्लूजन बॉडीज इसको बोलते हैं। तो ये आपको साइटोप्लाज्म में भी देखने को मिल सकता है और न्यूक्लियर बोर्ड, है ना, न्यूक्लियर में, क्योंकि आपको देखो ये आपका क्या हो जाता है, साइटोप्लाज्म हो जाता है, और आपका ये क्या हो जाता है, न्यूक्लियर। तो सेल के अंदर जो भी चेंजेस देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे आप लाइट माइक्रोस्कोपी के थ्रू क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। तो इसलिए इसमें लाइट माइक्रोस्कोपी आपको देखने को मिल जाता है। सिंपल है। अब इंक्लूजन बॉडी यहाँ पर आया है, तो इंक्लूजन बॉडी है क्या, वायरस जो स्पेसिफिक इंट्रासेलुलर ग्लोबुलर मास जो प्रोड्यूस हो जाता है वायरल वायरल रेप्लिकेशन के थ्रू होस्ट सेल के अंदर, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इंक्लूजन बॉडी बोला जाता है ना। ये कहाँ पर होता है, इन्फेक्टेड सेल के अंदर। किसके अंदर होगा भाई, इंक्लूजन बॉडी आपके इन्फेक्टेड सेल के अंदर, है ना। प्रिजम्पटिव हिस्टोलॉजिकल एविडेंस ऑफ वायरल इन्फेक्शन, तो आपको एक साक्ष्य मिल जाता है या एविडेंस मिल जाता है कि हाँ भाई वायरल का इन्फेक्शन, इस वाले वायरस का इन्फेक्शन इसके अंदर हुआ है, ठीक है। तो विजिबल होगा ये आपको कहाँ, अंडर लाइट माइक्रोस्कोपी के अंदर, और अलग अलग साइज हो सकता है, शेप हो सकता है, लोकेशन आपको, स्टेनिंग और प्रॉपर्टीज़, ये सारे के सारे आपको उसके अंदर देखना पड़ेगा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर। तो ये पूरा का पूरा क्या है आपके आपके लाइट माइक्रोस्कोपी के अंदर आ जाता है। इंक्लूजन बॉडी को आप देखते हो। इंक्लूजन बॉडी के साइज़ की बात करोगे तो ये 20 से 25 माइक्रोमीटर, शेप राउंड हो सकता है, ग्लोबुलर, ओवल और इरेगुलर हो सकता है। स्टेनिंग प्रॉपर्टी आप जिम्सा स्टेन यूज़ कर सकते हो। एसिडोफ्लिक अपीयर्स पिंक, है ना, पिंक कलर। बेसोफ्लिक आपको अपीयरेंस ब्लू कलर दिखाई देगा। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, इंट्रस न्यूक्लियर, आपको ये दोनों लोकेशन की बात कर रहा है ना। तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक मतलब सेल के अंदर आपका क्या है, साइटोप्लाज्म है ना, और न्यूक्लियस है। तो ये इंट्रान्यूक्लियस और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक दोनों आपको जो है जगह देखने को मिल सकते हैं इंक्लूजन बॉडी। अब इंक्लूजन बॉडी देखो अलग अलग, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। रेबीज में कौन सा होता है, नेगरी बॉडीज होता है। वेरियोला में आपका पैसन बॉडी होता है। उसके बाद वेसिना बॉडीज होता है ना। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल कुछ दिए हैं, अगर आप इनको याद कर सकते हो तो कर लीजिएगा, ठीक है। रियो वायरस में कौन सा देखने को मिलता है। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं, अगर कभी एग्जाम में पूछे तो आपके लिए है, आप इसको याद कर सकते हो। वैसे इतना डीप जा करके पूछता नहीं है, फिर भी कई बार यार हो सकता है पूछा जा सकता है, क्योंकि इंक्लूजन बॉडी एग्जाम में आ चुका है, इसलिए आप याद कर सकते हो तो कर लीजिएगा, है ना, ये एग्जाम्पल। और डायग्राम में अगर आप देखोगे तो इस तरीके से कुछ आपको ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये पुरकेंजे नेक्री बॉडीज मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद ये आउल, है ना, दिख रहा है, आँख कैसे दिख रहा है, उल्लू के आँख के समान दिखाई दे रहा है आपको, है ना, CMB, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये एडिनो का है। तो ये इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में स्टेन करके आप देख सकते हो। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बार बार आ रहा है, लाइट माइक्रोस्कोपी में आप इनको ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये तो माइक्रोस्कोपी वाला हमारा भाग कंप्लीट हो जाता है, सिंपल है।
तो एक एक की अगर हम बात करेंगे, प्रोसीजर बहुत लंबा टॉपिक है यार, है ना, कभी समझेंगे उनको आराम से, बहुत इत्मीनान से समझेंगे कैसे कैसे प्रोसीजर उनको करते हैं। अभी केवल एग्जाम के बेस पे आप समझ लो, जो कि आपका एग्जाम आने वाला है, सॉरी, उसके आधार पे आपके ये काम आएंगे। अब अगला आता है दूसरा नंबर हमारा, डिटेक्शन ऑफ वायरल एंटीजन, कि भाई वायरल एंटीजन को हमें डिटेक्ट करना है ना। वेरियस फॉर्मेट्स आर अवेलेबल फॉर डिटेक्शन ऑफ वायरल एंटीजन्स, सीरम एंड अदर सैंपल, है ना। बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, अवेलेबल हैं, जो कि आपको किट देखने को मिलते हैं अलग अलग, जिनमें आप सीरम और अदर सैंपल से आप डायरेक्ट एंटीजन डिटेक्ट करते हो। सम इंपॉर्टेंट एंटीजन डिटेक्ट टेस्ट इंक्लूड, जैसे कि HbSAg किया है आप लोगों ने, मैंने बताया भी है, हेपेटाइटिस, है ना। और उसके बाद HbAg, एंटीजन डिटेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन फ्रॉम सीरम, सीरम के थ्रू आप इनको कर सकते हो। NS1 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको किट देखने को मिलता है डेंगू के लिए, है ना, वो भी हमने प्रैक्टिकल वीडियो बताया हुआ है, आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया हुआ है कैसे करते हैं। P24 एंटीजन डिटेक्शन ऑफ HIV फ्रॉम सीरम, है। रोटा वायरस एंटीजन डिटेक्शन फ्रॉम डायरेक्ट स्टूल, CMV स्पेसिफिक PP65 एंटीजन डिटेक्शन ऑफ सीरम। तो ये सारे के सारे जो है भाई एंटीजन डिटेक्शन भी आप कर सकते हो, किस में, वायरस में, वायरस को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये कुछ हो जाते हैं आपके किस में, एंटीजन में। ये दूसरा नंबर का हो गया। थर्ड पे अगर हम बात करते हैं तो ये आपका आता है सीरोलॉजी, जिसमें हम एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करते हैं, किसको, एंटीबॉडीज़ को, है ना। तो इसमें आपके कौन से आ जाएंगे, एंटीबॉडीज़ आ जाएंगे। सिंपल है मेथड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एलाइजा और ICT मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आप इस्तेमाल करते हो। एलाइजा तो आप लोगों ने प्रैक्टिकल भी किया होगा, हमने समझाया भी है कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे कैसे करते हैं, है ना। सेंसिटिविटी टेस्ट, सेंसिटिव टेस्ट है ये, और स्पेसिफिक भी है, मोस्ट स्पेसिफिक आप इसको मान सकते हो। थर्ड नंबर पे आ रहा है ये, मतलब रिलायबल है ना, इस पर आप विश्वास कर सकते हो एलाइजा टेस्ट के ऊपर। जैसे कि आप डेंगू भी आप जाओगे तो किट को उतना वैल्यू नहीं दिया जाता है, एलाइजा टेस्ट अगर हुआ है तो माना जाता है कि हाँ भाई एलाइजा में अगर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये सही है, सिंपल है। बाकी और भी अदर टेस्ट हैं यहाँ पर, HAAI टेस्ट, है ना, हीम एग्लूटिनेशन, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, हेटेरोफाइल एग्लूटिनेशन टेस्ट यहाँ पर दिया हुआ है ना, हेटेरोफाइल एग्लूटिनेशन टेस्ट है, और CFT टेस्ट है। उसके बाद यूज़ HIV के लिए करते हैं, HCV और HBV, और डेंगू, एलाइजा, ICT, ये सारे के सारे यूजेस हैं इसके। कभी अगर आपको पूछे कि वायरस के लिए हम जो है सीरोलॉजिकल टेस्ट या एंटीबॉडीज टेस्ट निम्नलिखित में किस में करते हैं, तो ये सारे के सारे यूजेस इसमें आप गिना सकते हो, है ना। तो ये सारे के सारे कुछ एग्जांपल्स हैं इसमें, जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। इन्फ्लुएंजा के लिए हीम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट, क्लियर है। तो ये थर्ड नंबर का आपका हो गया, एंटीजन भी हो गया हमारा, एंटीबॉडीज़ भी होगा। अब हमारा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा, मॉलिक्यूलर मेथड। मॉलिक्यूलर मेथड में देखो, क्वालिटेटिव डिटेक्शन ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, क्वालिटेटिव डिटेक्शन है। इसमें आप एम्प्लीफिकेशन ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड, और स्टेप क्या क्या होते हैं, डिनेचुरेशन, इनहेलिंग, और उसके बाद एक्सटेंशन। मॉलिक्यूलर मेथड मोर सेंसिटिव, देखो, है ना, यहाँ पर दिया हुआ है, कभी अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में, और स्पेसिफिक होता है, यील्ड क्विकर रिजल्ट्स देन कल्चर, है ना, कल्चर के अकॉर्डिंग ये आपको जल्दी रिपोर्ट दे देता है, ये कह रहा है। तो ये मोस्ट सेंसिटिव भी हो गया और स्पेसिफिक भी हो गया, और जल्दी भी रिजल्ट आपको मिल जाता है। ए नंबर पे देखो तो पॉलीमराइज चेन रिएक्शन PCR, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR, RT-PCR फॉर RNA वायरस के लिए आप करते हो, है ना। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसके लिए, RNA वायरस, सिंपल है, जैसे कि आप कोरोना के लिए करते थे। मल्टीप्लेक्स PCR फॉर्मेट्स, उसके बाद बायोफायर फिल्म एरे, उसके बाद रियल टाइम PCR, ये अलग है, RT-PCR ये वाला स्मॉल r लगा हुआ है ना, तो ये रियल टाइम PCR है, और ये RT-PCR ये अलग है, कौन सा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। तो दोनों को आप जो है अलग अलग देखिएगा, है ना। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर मेथड के द्वारा डायरेक्ट आप न्यूक्लिक एसिड को आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी भी वायरसेस के अंदर, समझ में आ रहा है, चाहे वो DNA हो या फिर RNA वायरस है। तो जो भी वायरसेस हैं उनको आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, सिंपल है भाई। तो इस तरीके से ये आपके हो जाते हैं, है ना, आपके कौन से वायरसेस में आप न्यूक्लिक एसिड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगला हम बात कर लेते हैं आइसोलेशन ऑफ वायरस की। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, हम अगले क्लास में बहुत डिटेल में इसको बता देंगे। केवल आप समझ लो कि आइसोलेशन ऑफ वायरस में होता क्या है, कि वायरस को आप देखो आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया में तो ग्रो कर नहीं सकते हो, है ना। इसको कल्टीवेशन करने के लिए आप एनिमल इनोकुलेशन करोगे, एग इनोकुलेशन करोगे, या टिश्यू कल्चर करोगे। तो वायरस को आप क्या है, साधारण उस मीडिया में उगा नहीं सकते हो, पहले भी हमने बात किया था। बीइंग लेबर इंटेंसिव, टेक्निकली demanding and time consuming, virus isolation is not routinely used diagnostic virology, है ना। तो इसमें हम बहुत ज़्यादा जो है क्या है, श्रम लगता है ना, तकनीकी रूप से मांग और समय लेने वाला होने के कारण इसको डायग्नोस्टिकली वायरोलॉजी में
नियमित रूप से इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है आइसोलेशन ऑफ वायरस को, है ना। मोस्टली अगर आपको कोई रिसर्च पर्पस है तभी जा कर के आप इस पर क्या करोगे, इसका इस्तेमाल करोगे। और द स्पेसिमेन शुड बी कलेक्टेड प्रॉपरली, इमीडिएटली ट्रांसपोर्टेड टू द लेबोरेटरीज। उसके बाद रेफ्रिजरेशन एसेंशियल ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, मोस्ट वायरसेस आर हीट लेवल होते हैं। तो इसमें ये सारे प्रिकॉशंस दिए हुए हैं जो कि आइसोलेशन के लिए रिक्वायरमेंट है। तो कभी हम एग इनोकुलेशन आपके एग्जाम में लिखने के लिए आता है, उसको हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। प्रोसीजर हम डिटेल में देखेंगे क्या होता है। खैर एक बार मैंने पढ़ाया हुआ है उसको, अगर आप देखोगे चैनल पे तो मिल जाएगा। एग इनोकुलेशन को मैंने पढ़ाया हुआ है, सेल लाइन कल्चर, ये सारी चीज़ें, फिर भी हम दोबारा से हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन लेबोरेटरी डायग्नोसिस में आपको मोस्टली ये एग्जाम में सवाल आ सकते हैं, इसलिए मैंने ये टॉपिक कवर करा दिया है। तो ज़्यादा कुछ तो इसमें समझने लायक था नहीं, है ना, कि जिसको हम पूरा डिटेल में अच्छे से डायग्राम के थ्रू समझा दें, ऐसा कुछ था नहीं। इसमें याद करने लायक चीज़ें हैं और समझने लायक चीज़ें हैं। स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो बहुत आसान टॉपिक है, आराम से आप इसको समझ लीजिए, याद कर लीजिए चीज़ों को, याद करने वाली, है ना। और अगर डीप में जाएंगे तो RT-PCR को समझने में ही आपको एक अलग से 30 मिनट का या 1 घंटे का क्लास लग जाएगा। समझ रहे हो बात को। तो एक एक करके हम सारी चीज़ों को समझेंगे समय रहते, लेकिन अभी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उस हिसाब से आपको इतना सफिशियंट है, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा। कोई सवाल है तो कमेंट्स कर दीजिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल लैब टेक्नोलॉजी दिनेश है, वहाँ पर आप जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।